उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि एक कोई समृद्ध राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र जब किसी कमजोर राष्ट्र को, किसी कमजोर राष्ट्र जरूर है लेकिन वह प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है और वह संसाधनों का यूटिलाइजेशन करना अभी तक वो जान नहीं पाया है, उपयोगिता को जान नहीं पाया, उसके पास वो स्किल नहीं आया पाया है। लेकिन अंग्रेज क्या है कि उस स्किल को जानते हैं और संपन्न भी है, शक्तिशाली भी है, ताकतवर भी है और आधुनिकता के साथ वो आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई समृद्ध ताकतवर राष्ट्र, जब किसी कमजोर और संसाधन से भरा पूरा राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके वहां पर अपनी नीतियां को थोप करके और धीरे धीरे उस राष्ट्र को अपना आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से जब गुलाम बना लेता है तो इसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद। समझ गए ना? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आर्थिक रूप से कैसे गुलाम बनाया और यह सिलसिला कब चली उपनिवेशवाद बना करके देश को लूटने की, भारत को लूटने की सिलसिला, आर्थिक रूप से पंगु बनाने की जो सिलसिला चली, शुरुआत होती है 1757 के प्लासी के युद्ध से। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1757 का जो प्लासी का युद्ध है यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। और इस लड़ाई के पीछे क्या बैकग्राउंड है ये हम लोग इस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। हिस्ट्री में क्या है ना, हर पॉइंट के बाद जो है एक नया जो है ब्रांचेज खुलती है, तो अब ब्रांचेज में बहेंगे तो फिर वो बहुत ये चला जाएगा। हम लोग चीज़ों पर रहेंगे, हम लोग जो बातें कर रहे हैं टॉपिक अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा उस पर बात करेंगे। उपनिवेशवाद बनाकर भारत को किस प्रकार से चरण दर चरण लूटने का प्रयास किया और यहाँ से धनों को जो है अपने देश ले जाया गया। सिर्फ तरीके बदले, समय समय पर लूटना नहीं छोड़ा, लूटने के तरीके बदले, है ना, तो ये चीज़ है। तो वो कौन कौन से तरीके थे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत संपन्न था। अब अंग्रेज की कहानी, अंग्रेज के साथ साथ अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत में आकर के अपना व्यापार कर रही थी, लेकिन अंग्रेज ही क्यों भारत को उपनिवेशवाद बनाया, दूसरे कंपनियां क्यों नहीं बना पाया? तो दूसरी कंपनियां जो अंग्रेज का प्रतिद्वंदी थे, तो अंग्रेज जो है अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में कामयाब हो गया। ठीक है, और जो है धीरे धीरे यहाँ के नीतियों में, पॉलिसियों में, यहाँ के शासकों में के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरुआत कर दिया और धीरे धीरे वह जो है अपने आप को, है ना, वर्चस्वता की स्थिति में ला दिया। और यहाँ के लोगों को यह जो है एक बिलीव जरूर दिला दिया और दिलाने का जो है प्रयास कर दिया कि आपके लिए हम ही लोग परफेक्ट हैं शासन करने के लिए, आप स्वयं का शासन नहीं कर सकते, हम लोग ही अच्छा शासन दे सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ के लोगों को इस तरह से गुमराह करके जो है शुरुआत किया शासन करने का। तो शुरुआत होती है, देखिए जब फर्स्ट अंग्रेज कौन आता है 1608 ईस्वी में, कैप्टन हॉकिंस, है ना। फिर वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने के लिए कि यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। फैक्ट्रियाँ बनाने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि फैक्ट्री है तो उत्पादन होता था। अंग्रेजों की जो फैक्ट्रियाँ होती थी वो व्यापारिक कोठी हुआ करता था, वो सामानों वस्तुओं को कलेक्ट करके जो है खरीद करके कम दाम पर वहाँ जा करके जमा किया जाता था, फिर उनको जो है जहाँ बेचना है जिस बाजार में वहाँ पर उसको भेजा जाता था। तो यही काम किया, इसी को फैक्ट्री कहा गया, इसी को व्यापारिक कोठी कहा गया। तो व्यापारिक कोठी बनाने का परमिशन जहांगीर से मांगा गया। तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में पहली बार शाही फरमान के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से, हालांकि व्यापारिक कोठी इससे पहले बना लिया गया था, है ना, अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ऑफिशियल तरीके से, है ना, शाही फरमान के आधार पर 1613 में जहांगीर ने परमिशन दे दिया सूरत में फैक्ट्री बनाने की। यह सिलसिला फिर चलता रहा। देखिए अंग्रेज किस प्रकार से हमारे ऊपर आर्थिक रूप से जो है आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया और आर्थिक रूप से गुलाम बनाया। फिर धीरे धीरे होता क्या है, 1632 का समय आता है तो गोलकुंडा के शासक दक्षिण भारत में, है ना,
जो गोलकुंडा के शासक होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहला फरमान देता है, सुनहला फरमान प्रदान करता है जिसको गोल्डन फरमान कहते हैं। और वह जो शासक थे गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है, ये देते हैं। सुनहला फरमान में क्या था, तो मात्र 500 वार्षिक पैगोडा के बदले, है ना, अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाहों पर फ्री मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया गया। ये देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से हम पर वो आर्थिक रूप से जो है हमें चंगुल में लेता है। फिर आगे 1651 का समय आता है। 1651 के दौरान उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन हुआ करता है। शाहजहां का शासन हुआ करता है और बंगाल में मुगल सूबेदार शाह सूजा हुआ करता है। तो शाह सूजा ने 1651 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, निशान छूट देता है। निशान व्यापार करने की, बिना चुंगी का व्यापार करने का छूट दिया गया, जिसको निशान कहा गया। ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। निशान कौन प्रदान किया भाई, तो शाह सूजा ने। शाह सूजा कौन था, बंगाल का सूबेदार, मुगल साम्राज्य का सूबेदार था, है ना, सूबा, बंगाल एक सूबा था मुगल सरकार का उस समय, साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं 1698 ईस्वी में। इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब थे और बंगाल में जो सूबेदार थे वो थे अजीम उशान, ठीक है ना। अजीम उशान क्या करते हैं, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता, जिसका नाम उस समय कालिकाता था, 3 गांव प्रदान किया, कालिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानुती। और अंग्रेजों ने इन्हीं तीनों गांव को मिला करके कलकत्ता नगर स्थापित किया, फोर्ट विलियम स्थापित किया, वहां पर फैक्ट्री बनाया और व्यापार का एक केंद्र बिंदु स्थापित कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद 1717 की बात होती है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर होते हैं, ठीक है ना। तो फर्रुख सियर बेचारे, है ना, किसी घाव से पीड़ित होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ दल उनसे कुछ शाही फरमान लेने के लिए उद्देश्य से उनके दरबार जाते हैं। और संयोग था कि उसमें एक डॉक्टर भी था उस दल में, उस गुट में, और उस डॉक्टर का नाम हैमिल्टन था। उन्होंने फर्रुख सियर का इलाज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, सफल ऑपरेशन। फर्रुख सियर ने खुश होकर के जो है फिर से एक शाही फरमान दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। इस फरमान में जो है अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया, सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया और साथ ही साथ दस्तक, बंगाल में व्यापार करने की दस्तक, पास भी प्राप्त हो गया, है ना। ये है, जिसको पास मिलता था वो फ्री व्यापार करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेज देखिए अपनी वर्चस्वता कैसे स्थापित कर रहा है आर्थिक क्रियाकलापों में। फिर जो है बंगाल के नवाब 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी की युद्ध होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है और सिराजुद्दौला की हार होती है। हालांकि इस हार के पीछे उनके खुद के लोग ही जो है उनको हराने में जो है छल किया गया, जैसे कि मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर जो कि उनके सेनापति थे, वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल करके सिराजुद्दौला के साथ, है ना, ये किया, विश्वासघात किया। यहीं से जो है एक कह सकते हैं अंग्रेजों के लिए यह मील का पत्थर साबित हुआ और इसके बाद जो है उसमें एक साहस स्थापित हुई कि अब जो है धीरे धीरे हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। अब शासक को, बंगाल में शासक को क्या बना दिया, कठपुतली बना दिया। और जो राजस्व जो है राजस्व नहीं, मतलब कठपुतली बना दिया, समझिए यहाँ पर कठपुतली बनाने का काम चलने लगा। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई अपना बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ही है बक्सर की लड़ाई जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम और एक तरफ हेक्टर मुनरो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब
मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, है ना, और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोगों का गुट मिलकर के हेक्टर मुनरो को नहीं हरा पाया। और इस युद्ध में भी जो है इन तीनों के गुटों की हार हो गई और हेक्टर मुनरो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था, उसकी जीत हो गई। अब यह जो युद्ध था ना, बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, यह युद्ध अंग्रेजों में इतना साहस स्थापित कर दिया, इतना मोटिवेशन दे दिया कि उसको लगा कि अपुनिच भगवान है, अब जो है भारत में शासन करने से कोई ताकत रोक नहीं सकता। और यह हुआ भी, आगे चल करके पूरे भारत को अपने चंगुल में लिया वो। ठीक है, 1765 में देखिए क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। अभी तो हम लोग फ्लैशबैक में चल रहे हैं, अभी मेन टॉपिक पर आएंगे हम लोग कि आखिर किस प्रकार से आर्थिक रूप से भारत को गुलाम बनाया गया, अब चरण दर चरण उपनिवेशवाद के चंगुल में कैसे फंसाया। और उपनिवेशवाद के 3 चरण है, तो तीनों चरण में कैसे कैसे जो है यहाँ के उद्योग को नष्ट किया, यहाँ के कृषि कार्य को नष्ट किया, यहाँ के व्यापारिक गतिविधियों को नष्ट किया, यहाँ के जो है किस प्रकार से जो है वो लूटने का प्रयास किया, है ना, ये चीज़ें। इलाहाबाद की संधि हुई, इसमें जो है 1765 में भारत में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैध शासन क्या था भाई, तो इलाहाबाद की संधि में उनको जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए। और दीवानी अधिकार का मतलब था कि राजस्व वसूलने का अधिकार, तो राजस्व वसूलने का अधिकार रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। और यह जो है, और बाकी जो शासन कराने की जो है स्थानीय शासन की जो बागडोर है, विधि व्यवस्था की जो बागडोर है, वो कठपुतली नवाब को दिया गया। तो ये चीज़ है। तो 1765 के बाद खजाना का मालिक बन चुका था। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना, खजाना का मालिक बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए अब कैसे इस तरह से भारत को, तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में उपनिवेशवाद बनाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो 1757 को ही माना जाता है। तो भारत में उपनिवेशवाद के चरण जो हैं, भारत में उपनिवेशवाद के चरण 3 चरण में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। प्रथम चरण है पलासी की युद्ध से शुरुआत होती है, जिसको कहा जाता है ना, 1757 से 1813 तक का चरण। दूसरा है 1813 से 1857 तक का चरण, ठीक है। और तीसरा है 1857 से 1947 तक का चरण, ठीक है। ये चीज है 1857 से 1947, जब तक हमें आज़ादी ना मिल गई। तो ये है उपनिवेशवाद के चरण। और सभी चरणों में अलग अलग प्रकार से भारत को आर्थिक दोहन किया गया, भारत का आर्थिक दोहन किया गया। पहला चरण में वो क्या करता है, अपने आप को, है ना, व्यापारिक गतिविधियों में जो है वर्चस्वता स्थापित करता है, एकाधिकार प्राप्त करता है, कम दामों में वस्तुओं को खरीदता है और अधिक दामों में वस्तुओं को बेचता है, भारत के बाजार में भी और विदेशी बाजार में भी, है ना, जो है बेचता है और बड़े स्तर पर मुनाफा कमाता है। तो इस तरह से जो है